हाय एजेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रुला गया आज अनुपमा का एपिसोड। इतनी इंसल्ट एक माँ की सच में नहीं देखी गई। आप में से काफी सारे लोगों ने लाइव में भी कहा और अब भी अपने रिव्यू में भी कहा कि थोड़ा तो हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि इतना दुख नहीं देखा जाता। रिव्यूज आए हैं, आपके बड़े प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड में शुरू हुई राही की शिकायत से कि आप हम सबको छोड़ के कैसे चली गई। माँ बेटी में तो लड़ाई होते रहती है, ऐसे कैसे? आप मुझे मनाती, समझाती, रुकती, इंतज़ार करती। मुझे लगा ये क्या देख रही हूँ, मुझे कोई बुखार तो नहीं जो दिमाग में चढ़ गया है। फिर लगा कि नहीं यार, इतनी अच्छी राही कब बदल गई। फिर लगा कि अनुपमा सोच रही है, ये अनुपमा का सपना है। और मेरी बात बिल्कुल 3 या 4 सेकंड में राही ने जो पलटी मारी है धक्का मार के, मुझे लगा देखा मैंने सही सोचा। राही की नज़र में पूरी दुनिया सही और सच्ची हो सकती है, लेकिन अनुपमा ना भाई। हिटलर को माफ़ कर सकती है, किसी कैदी को 100 खून माफ़ कर सकती है, लेकिन अगर अनुपमा को जुकाम भी हो जाए, वो छींक दे तो वो छींक तो फांसी के फंदे तक उसको लेके जाएगी। अनुपमा को फांसी की सज़ा भी उस छींक के बदले कम पड़ेगी अनुपमा के लिए। ये राही है। उसको देख के ऐसा लगा ना कि यार, राही ने शिकायत की कि कान्हा जी हमेशा आप ही की सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है। 8 महीने से शिकायत कर रही हूँ। अरे कान्हा जी पापी लोगों की नहीं सुनते, तो दुष्ट है। अनुपमा जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, तब सुनेंगे तेरी। लेकिन कान्हा जी ने अनुपमा की ये बात आखिरी बार सुनी है। क्यों? क्योंकि अब ये रिश्ता इसी मुंबई की सड़क पे छूट जाएगा, तभी अनुपमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज के बाद अनुपमा नाउम्मीदी में जीना सीख जाएगी। जब उसके बगैर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गए, सब खुश हैं, तो फिर ये भी खुश रहना सीख ही जाएगी ना। यही तो मुंबई की जान है। सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं, या कहूँ कि थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं मुंबई में आके। जगह की मारामारी है ना, थोड़ी सी महंगाई भी कितनी है। राही का मारा हुआ अनुपमा को ये आखिरी धक्का था जो अनुपमा को अब संभलने में हेल्प करेगा। राही ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरा बर्थडे ख़राब कर दिया, आप मेरे सामने आ गई। अरे अनुपमा अंतर्यामी है क्या कि उसे पता चल जाए कि मेरी राही मुंबई में है और इसी सड़क पे खड़ी है तो मैं जाकर उसका बर्थडे ख़राब कर दूँ? क्या बुद्धि है कि नहीं इसको? मतलब थोड़ा तो इंसान लॉजिक लगावे इल्ज़ाम लगाने से पहले। आपसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं गई। और राही के क्या कहते हैं, राही के दूर जाने की भीख मांगने के बाद अनुपमा ने कहा कि तू किसी को मत बताना, ये तो मुझे मिली थी। नेक्स्ट पल उसकी लाइन थी, कौन है आप? हई माँ, अनुज को ढूंढ के लाओ, पहाड़ खोद के लाओ, आके अपनी बेटी की असलियत देखे कि ये कमीनी को तुम कहाँ से उठा के लाए थे। कि आके देखे कि उसकी बेटी ने उसकी अनुपमा की क्या हालत कर दी है। उसकी बेटी का प्यार निभाने के चक्कर में ये औरत कहीं की नहीं रही। घर बार, परिवार, पैसे, 10 साल पुराना बिजनेस जमा जमाया बर्बाद हो गया। और इसको बर्बादी का कैलकुलेशन और हिसाब सिर्फ कोठारी का याद है कि पापा अब बुजुर्ग हो गए हैं, ऑफिस छोड़ दिया है, माही दुखी अये। और ख्याति कड़वी ने, ख्याति जहरीली हो गई। रिश्ते छूटे, नाते छूटे, पैसा छूटा, घर छूटा, अनु की रसोई छूटी, सड़क पे रही, नंगे पांव रही। इसका कोई हिसाब राही को नहीं देखना है। क्या बोला? अब जी रही है, कैसे जी रही है मुझे नहीं देखना, तो तू भी जाके मर गई। जो राही ने कहा ना कि आप हमारी ज़िंदगी से चली जाइए, मैं तभी खुश रह सकती हूँ जब आप हमारी ज़िंदगी में नहीं हो। काश कि ये लाइन अनुपमा ने अनुज को कही होती कि अगर ये लड़की हमारे बीच रहेगी तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम इस बच्ची को गोद नहीं लेंगे, आप इसको वापस कर दो। तो आज अनुज भी जिंदा होता और अनुपमा भी। 8 महीने से आप नहीं थी, सब बहुत सुखी है। रोज तमाशे नहीं होते, होंगे कैसे? जिंदगी तमाशा बनेगी तुम्हारे। तो अभी तू घर तो जा। प्रेम का नाम सुनते ही राही किस तरह से अनुपमा को धक्के मार रही थी सड़क पे। अरे तेरे बाप की सड़क है, तेरे बाप का मुंबई है, सॉरी पराग कोठारी का मुंबई है। ऐसे कौन करता है? वो बेचारी एक नज़र प्रेम को देखना चाहती थी
क्योंकि अच्छा बेटा था समर के बाद वाला, उसने प्रेम को ही समझा था। एक नज़र देख ले तेरे बाप का क्या बिगड़ जाता है, धक्के मार के वो कचरे के डब्बे के पीछे जाके छुप गई। ये क्या है यार, उसे भान भी नहीं कि वो कहाँ बैठी। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए तुम कहीं भी जाके बैठ जाओगी। एक माँ ने दुआ में 2 फूल भेजे, बर्थडे गिफ्ट समझ लो, शुभकामना समझ लो, आशीर्वाद समझ लो। उसने वो आशीर्वाद सड़क पे फेंक दिया पैर के नीचे कुचलने के लिए। जो माँ के आशीर्वाद को ठुकराए वो प्रेम का रिश्ता भी इधर छोड़ के गई है। जिस प्रेम के रिश्ते के लिए अनुपमा को छोड़ा है ना, क्या कहते हैं, बर्बाद किया है ना, अभी प्रेम की बारी। सड़क जो मुंबई में वो छोड़ के गई ना, उसके साथ प्रेम नहीं जाएगा, अभी कुछ और जाएगा, बदकिस्मती जाएगी। जो माँ का आशीर्वाद ठुकरा दे उसे कान्हा जी या श्रीनाथ जी नरकवासी होने का सुख तो धरती पर ही दे देंगे उसे। सुबह दोपहर शाम, अभी तो तूने कुछ भुगता नहीं है, बाकी है 8 महीने तूने दूसरों की गलती भुगती, वो तो पूरी जिंदगी भुगतती आई, अब तक नहीं थकी, फिर भी आशीर्वाद दे रही थी। मैं उस दिन तो मुंडी काट देती उसकी। वो 2 फूल जो उसने अपने बेटी और प्रेम को भेजे थे वो नीचे पड़े थे, वो अनुपमा ने उठा लिए। अब पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है, ये राही को देख के ना पता नहीं क्यों मुझे मेरा ही एक एक्सपीरियंस याद आया है। ऐसी ही एक बेटी हमारे खानदान में थी। मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बाद में बात करेंगे। चलिए बाय बाय। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलया। जी हाँ अंजू जी, आपके इस रिव्यू ने मुझे एक बहुत ही प्यारा गाना याद दिला दिया। तो ये गाना किसी मूवी का है जो पाकिस्तानी मूवी है, और इसी गाने के टाइटल पे एक और मूवी बनी है जो कि बहुत अच्छी मूवी है, जिंदगी तमाशा बनी। अगर समय मिले तो जरूर देखिएगा, मगर पंजाबी में है शायद, तो टाइटल्स भी हैं, सब टाइटल्स हैं। बट आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वाकई अनुपमा की जिंदगी तमाशा बन गई है। अब ये तमाशा बनाने वाली जो राही है, आपने सही कहा कि घर जाके देखे, इसका भी तमाशा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि जो माँ का अपमान करते हैं, वो भी ऐसी माँ जो हर वक्त उसके लिए जान न्यौछावर करती है, उनके साथ ऐसा होता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा का सुनहरा सपना की राही गले लग रही है, राही से वो गले लग रही है, दोनों माँ बेटी एक दूसरे को प्यार कर रही है। पर वो क्षण से टूट गया जब राही ने धक्का भी दिया तो इतनी बुरी तरह से कि उसको चोट लग गई। कुछ पल पहले ये राही अपनी माँ के लिए, उसका दिल धड़क रहा था कि मेरी माँ यहीं आसपास है, और फिर धक्का देते समय ज़मीर भी नहीं जागा कि मैं किसे धक्का दे रही हूँ, जो भी हो, जैसे है मेरी माँ है। अरे उम्र में तो बड़ी है, हम अपने बड़ों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। ख्याति कितने बार गलत बोली तो कितने धक्के मारने गई। अरे कितने धक्के मारे तुमने माही को अब तक, माही तुम्हारे साथ क्या क्या कर रही है, तुमने ऐसे कितने धक्के मारे। उन्हें उस लड़की के लिए प्यार है जिसने तुम्हारे को पहचान दी, जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिसने तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आई, जिसने तुम्हें बचाया, सबको उसको धक्के मार रही हो। और बाकी सारे तुम्हें सब अच्छे, सब तुम्हारा परिवार है, जिसने तुम्हें कभी परिवार ना वो शाह ने कभी परिवार समझा और ना ही ये कोठारी परिवार समझ रहे, न फक्त एक पराग के अलावा और प्रेम के अलावा, बाकी तो सब वही है ना। तो वो कमाल है ना। बहुत बुरा लगा वो सीन देखे कि ये दिखाना शायद कितना ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी था मुझे नहीं पता, नहीं होता ऐसा, रियल में तो होता ही नहीं है। और हम इतने जगह ही नहीं देते, घर सच तो हमें वो जगह ही नहीं देते। हम इतना करने का मौका अगर कोई दे तो 2 थप्पड़ तो पड़ते भाई। एक अपनी हर एक तरीका होता है बोलने का, अपने से बड़ों से और अपनी से माँ से। खैर ठीक है, पर यहाँ मैं बोलूँगी राही को कि राही का आज एक शब्द बड़ा सच में उसमें मुझे हंसी आ गई कि मट्ठ बुद्धि के दिमाग में बोलने की तो जुबा आ गई पर दिमाग में अक्ल नहीं आई। क्योंकि उससे बोल तो दिया कि कान्हा जी ने इस बार भी तुम्हारी सुनी, मेरी नहीं। यानी मैं तुम्हें मांग रही थी कि मुझे मेरी माँ की शक्ल नहीं देखनी है, पर आपने मांगा कि आपकी बेटी की शक्ल दिख जाए बर्थडे के दिन, तो तुम्हें दिख गया। तो अब तो सोचो राही, इस बार भी तुम्हारी माँ की क्यों सुनी? क्योंकि तुम्हारी माँ गलत नहीं है। तुम्हारी माँ कभी मनमानी नहीं करती। तुम्हारी माँ जो दिल में जो सही लगता है वो करती। जो उसको लगा कि आर्यन ने रिक्वेस्ट की, उसको लगा कि वो एक दिन, उसको क्या किसी को पता नहीं होता, अरे क्या इस पर किसका जोर चलता है, क्या तुम जोर चला सके? तुम्हारा गुस्सा जो था
तुमने अपने गुस्से पे काबू किया? क्या तुम बचा पाई डिम्पल को? तुम्हारा गुस्सा ही था ना, क्यों तुम क्या रिश्ता था तुम्हारा अंश के साथ डायरेक्टली, जो तुम खुद से ना उस पर ये कर रही थी? क्यों तुम्हारे घर में बड़े नहीं थे उस समय? क्या अनुज नहीं था क्या उस समय? उसके पहले भी 2-3 बार उससे लड़ाई हो गई थी, क्यों तुम चढ़ जाती थी? अनुपमा ने डांटने के बाद, समझाने के बाद भी था कि इतना गुस्सा मत कर रही। किंजल ने भी कहा था गुस्सा महंगा पड़ेगा, तो क्या तुम कंट्रोल कर पाई? जब तुम्हारे हाथ में बस में कुछ नहीं था तो अनुपमा से, वो तो सबका अच्छा ही करती है, क्या कुछ भी अच्छा नहीं किया था तुम्हारे घर में? तुम्हारे इस परिवार, सो कॉल्ड परिवार, द ग्रेट कोठारी, इनके लिए क्या क्या नहीं किया? आज माँ को मिला, ख्याति को जगह मिली तो अनुपमा की वजह से ना वो सारे फीके पड़ गए। अरे मत नहीं करना, मत करो, पर इंसल्ट करने का, उसे भला बुरा बोलने का, कोसने का किसने हक दे दिया भाई तुम्हें? बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा सीन था वो, बिल्कुल ही कहीं से भी फिट नहीं होता था। एक तो अडॉप्ट चाइल्ड, उस पर तुम्हारी शादी, कोठारी परिवार, मेरा परिवार, उस परिवार में तुम्हारे को जगह किससे दिलाई? उस पर वो तो शादी के लिए मना कर दिया था, तुम्हें तो अनाथ है ये वो। अनुपमा ने कितने तुम्हारे लिए कितना क्या क्या किया, माँ कहाँ तक नहीं बोली उनको, कैसे तुम्हारी पहचान बताई कि परवरिश कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्या होती है, कितना बताया। और आज तुम कह रही कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें माँ ने तुम्हें ज़िंदगी खराब की, तुम्हारी खुशियों को क्या खूनी बन गई, उसको तो बोल दिया। अरे ऐसे बोल रही थी जैसे अनुपमा को इन लोगों ने सबने चूरा मारते देखा। अगर ऐसी डेथ होती ना आर्यन की कि किसी और ने मारा होता और अनुपमा के हाथ को चूरा देख के ये सब अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाते तो एक तरफ से मान लेते कि अरे ये गलतफहमी है, पर ये कोई भी नहीं, 8 महीने से किसी के भी दिमाग में बात नहीं आ रही है कि आर्यन ड्रग्स क्यों ले रहा था, आर्यन कब से ड्रग्स ले रहा था, इसमें अनुपमा की कितनी गलती है और हम कितने जिम्मेदार हैं। अगर एक बार पूछ ले कोई पराग कोठारी से कि आर्यन क्यों ये कर रहा था, समझ में आ जाएगा ना। एक बार पूछ के देखो अपने द ग्रेट पराग कोठारी से, जहाँ तुम्हारी साइड ले रहे तो तुम्हें द ग्रेट पराग कोठारी दिख रहे। अरे एक समय यही साजिशों का भंडार, एक बार तो सच्चे दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचती ना तब इतनी बातें करती, बकवास बातें। आज मैं बोलूँगी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना हॉस्पिटल से आई, उसको जब लगा कि वो शायद प्रेग्नेंट है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है पर सिम्टम वैसे ही लग रहे हैं, तो प्रार्थना फिर से वही गलती कर रही है। प्रार्थना ने क्या किया, प्रार्थना बताना नहीं चाहती है। इतना ईजी होता है कि अपने हाथ से फाइल नीचे गिर गई, एक तो हॉस्पिटल से आते से ही बैग में रखती फाइल को पकड़ के चल रही है। हर सिटी हॉस्पिटल से, लड़की सिटी हॉस्पिटल से क्यों आ रही, कितने सारे सवाल उठ जाते हैं। तो वो बताना नहीं है तो हाथ पे गिर के घूम रही, माँ नीचे गिर गई, फाइल के पन्ने उड़ रहे, हमको होश नहीं है। दूध से डाला दही भी फूक के पीता है। तुमने वो तब भी गलती की थी कि तुमने किसी को वीडियो सेंड नहीं किया और अपने पास ही रखे, तो डिलीट कर दिया, उसको भी लापरवाही से तुमने चार्जिंग पे लगा दिया और बस भूल गए, वहाँ से तुमको जानना पड़ा, निकल गए। पासवर्ड डाल के रखती थी अपना मोबाइल में, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। तो वही तो कहा कि एक ही गलती को बार बार करते, वो इतना शातिर दिमाग है, उतना चल रहा है, वो तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। जहाँ हमने देखा पिछले बार भी उसके पास देखा था, तो उसको क्या तुमको समझ में नहीं चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पे प्रार्थना को बस डिपेंडेंट रहना, अनु माँ आंटी को याद करना कि अनु आंटी सॉल्यूशन, अनु आंटी, अरे और फंसाना अनु आंटी को बुला कर याद कर करके। बहुत गुस्सा आता है इन लोगों से यार, पता है। पर आज जो हमने देखा कि प्रेम आया, अनुपमा उसको देखना चाहती थी, अपने दामाद को जो बेटे जैसा है, प्यार जो करती है उससे, राही के साथ उनको दोनों को जो देखना चाहती थी, जो छुप छुप के वो फिर भूल गई अपना अपमान, अपना वो सब भूल गई। वो सब निराला, बहुत ही निरालसपन था अनुपमा का कि सब भूल जाती वो कि मुझे साबी थोड़ी देर पहले राही शक्ल ही देखना चाहती थी, खूनी कैरियर में फिर से वही जा रही है। अब वो सेल्फी में अनुपमा आ गई, शायद अनुपमा आई होगी। जब अगर ये दिखा ना तो प्रेम कैसा बिहेवियर करेगा राही के साथ, अगर माई को पता चला तो अरे बाप रे, सोने पे सुहागा। माई को तो मौका मिल गया प्रेम को भड़काने का, ख्याति को भड़काने का। तो राही के साथ अब आगे क्या होगा, हम राही का बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर राही के साथ गलत होगा तो डेफिनेटली अनुपमा को ही तकलीफ होगी। अब यह मनोहर कोठारी को अभी मनोहर पंडित को अभी दिखाया नहीं है, तो मनोहर पंडित कौन है पता चलेगा। शायद ये होगी कड़ी कि राही और ये दोनों एक जगह रहेंगे और इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, ऐसा कुछ होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक राही के धक्के ने तोड़ा अनुपमा का सुंदर सपना, सुनहरा सपना छिन भिन कर दिया। बहुत सही कहा वर्षा आपने बहुत प्यार से मगर बहुत ही दिल से, गुस्से से ये रिव्यू बनाया है, क्योंकि आपको वाकई आज राही पे बहुत गुस्सा आया है और आना ही चाहिए।
क्या क्या नहीं बोल गई राही। एक बार नहीं सोचा कि सामने जो औरत खड़ी है इसने पूरी जिंदगी मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही जिया है। अगर अनुज चला गया था तो ये भी चली जाती, ये भी मर जाती अनुज के साथ ही, मेरे पापा के साथ, मगर ये मेरे लिए जिए, मगर उसको कुछ पड़ा नहीं है। बढ़िया रिव्यू वर्षा, सच में मजा आया। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए मैंने आधे से आधा एपिसोड मैंने स्किप ही कर दिया था कि मैं नहीं देख सकती इतना बदतमीज़, इतना घटियापन। राही ने अपने पाप का घड़ा भर चुकी है और जो जो आखिरी 2 मिनट सिर्फ देखा था, मुझे तो आंसू आ गए। मतलब मुझे बहुत ख़राब लगा कि जब वो आराधना का वो गाना आया था ना, सच्ची में अनुपमा का आराधना है, पर राही जैसे लड़की को डिज़र्व नहीं करती, मान को डिज़र्व नहीं करती। मेरे हिसाब से अच्छे माँ बाप, अच्छे बच्चे डिज़र्व अच्छे माँ बाप। राही जैसे लड़की डजंट डिज़र्व, उसको डिज़र्व ही नहीं करती, या उनको माँ बाप नहीं मिलना चाहिए। खाना बरो से बहुत प्यार करती थी, है ना। वो कहाँ गई वो खाना बरो, कहाँ गया वो? जिस तरह उसने खाना बरो को भूल गई, तो कहाँ खाना बरो तो माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं ना। उसने यशोदा मैया को अपने अपने मुंह से पूरा दुनिया दिखा दी, पूरा प्लानिटरी सिस्टम ही दिखा दी। वही है खुशकिस्मत। देवी के अपने बच्चे को हिफाजत करने के लिए, रखने के लिए अपने यशोदा नंद बाबा को भेज दिया था। वो कैसा भेजा सब लोग तो जानते होंगे आप। और गौतम वो डेविल इनकारनेशन है, वो नज़र रख रहा है क्यों वो किंजल के साथ। मैं कई बार क्या मुझे तो लगता है कि पैदा होने समय लगता है वो बच्चे अदला बदली हो गया होगा, क्योंकि राही कोतारी बेटी जैसी बनी है, प्रार्थना अनु की बेटी जैसी बन रही है। मुझे ठीक है, प्यार हो सकता है, जरूर प्यार होगा, पर माँ का निंदा नहीं करना चाहिए ना। क्या अनुज होते तो ऐसा होने देता? मैं एक चमाट लगा देती हूँ, और अगर उसके बच्चों के पिता भी ऐसे मेरे सामने आए, उसको भी मैं लगा देती हूँ। शायद किसी को मैं करने में बदतमीज लगा होगा, पर मेरे हिसाब से जो पिता अपने माँ का निंदा हुए देखते हैं, उसको के भी दंड देना चाहिए। क्योंकि दूसरों का, एक दूसरे का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। इतना भी क्या, इतना भी क्या? तुम्हें पसंद नहीं है, बात नहीं करनी है, मत देखो ना, इग्नोर करके दो जाओ ना। फिर इतना क्यों? अब इसको भरपाई करना ही पड़ेगा, और भरपाई करना पड़ेगा। मैं किसी को इतना मैं नहीं बोलती, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करती। अगर कहते हैं कि कभी सुख नहीं पाएगी तो अनु बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती। कोई भी माँ को दुख नहीं होना चाहिए, माँ बाप को डिज़र्व नहीं होता। देखते हैं अभी। मुझे कहीं ना कहीं पंडित मनोहर जी, ये इसकी वजह से ये होगा। वैसे भी हम क्या गलती किया है? उसने कुछ किया ही नहीं। किसी को माफ़ी क्या मिलना है, माफ़ क्या करना है? इतना बड़ी गलती कभी सुधार नहीं सकते। अपने आप वो अपने आप ले ली है, क्योंकि एक बेटा माना था ना। क्या पता चलेगा एक दिन बताने से क्या होता है? वो कितना महीने लिया है, कितना डोज में लिया है, वो क्या पता किसको? आगे एक दिन पता चला तूने नहीं बताया। आप लोग महीनों भर के आपने 2-3 महीने आपके साथ रहे, आपको कैसे नहीं पता? इस बात क्यों उनका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं होता? ये मेरे समझ से बाहर है। अब बस अनु को किसी को कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं जब वो गाना आया था ना आराधना को,
वही फील्ड पे थी है अनुपमा पेपर, वो तपस्या, वो साधना। जो अनुज जब अनुपमा आई थी ना शादी की बात करने के लिए अनुपमा अनुज के घर, तब वो पूजा आराधना वो नाम ले रहे थे ना, ऐसे। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं समझ सकती हूँ सुचि जी आपकी व्यथा को। आपने बहुत सही किया, स्किप कर दिया, क्योंकि स्किप करना ही बनता था। जिस तरह से राही ने अनुपमा को जलील किया है, जिस तरह से राही ने कटी कटी बातें अनुपमा को सुनाई है, अनुपमा तो देखती रह गई, क्योंकि अनुपमा राही की बहुत चिंता करती है, मगर हम लोग नहीं करते हैं। हमें राही पे गुस्सा आएगा, अनुपमा को आए या ना आए, मगर फिर भी आपने जो भी देखा उसमें आपका दिल दुखा, आपको रोना भी आया, ऐसा आपके रिव्यू से प्रतीत हो रहा है। तो बढ़िया रिव्यू, जो भी आपने अपने रिव्यू में कहा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से आपने इसको कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। अनु को बाप बेटी की नफरत सहनी पड़ती है, बाद में वही तुम दोनों को मनाए भी, चाहे अनुज कुछ भी कहे या फिर तुम कुछ भी कहो, मगर अनु को तुम दोनों को मनाना और समझाना अनु की जिम्मेदारी है। अनुज के क्लोजर के टाइम भी यही सब बोला था ना अनुज ने, जो आज राही बोल रही थी। अनु तुम्हें गिफ्ट तो बहुत अच्छा दिया है कान्हा जी ने, मगर इसकी कद्र राही ने कभी नहीं की। और क्या कहा राही तुमने कि माँ से बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है, और इसी तोहफे का तुम बार बार अपमान करती हो। तुम अनु का कान्हा कभी नहीं बन पाई, इसलिए कान्हा जी तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं सुनते, सिर्फ अनु की सुनते हैं। अनु तुम्हारा वनवास कभी खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारी भूल है। ये अभी थोड़ी देर में रंग बदलेगी, लो बदल लिया। ये जो तुमने बातें कही है ना राही, वही हकीकत है, मगर ये तुम नहीं समझोगी। ये एहसान फरामोश है। अनु ने किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं की। आर्यन अपनी वजह से मरा है तो हमेशा से दुखी ही रही है। बस थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे अंदर अच्छे रहने की माता आती है, बाद में तो सिर्फ जहर उगलती है। मार्क माय वर्ड, ये याद रखना राही, एक दिन इसी माँ के लिए मिलने के लिए तुम तड़पोगी, मगर शायद तब तुम्हें ये माँ नहीं मिलेगी। माँ नज़र नहीं लगाती, वो नज़र उतारती है। राही तू चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अनु क्यों मरे? खूनी अनु नहीं तुम्हारी सांस है, और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी माँ कैसे जी रही है। खुद की राम कहानी सुना दी और माँ की नहीं सुनी। खुदगर्ज लड़की, कितना खून पियोगी? अनु का सही करा प्रार्थना ने कि राक्षस के बच्चे को जन्म दे नहीं सकती, वो भी उस गौतम के बच्चे की तो कभी नहीं, जो पत्नी को अपने पाँव की जूती समझता है, पत्नी पर अत्याचार करता है, पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाता है। लोग गौतम तो उसका पीछा करता है। जितनी भी विलन है उन्हें पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। जो बात प्रार्थना छुपाना चाहती थी वही बात अब गौतम को पता चलेगी। प्रेम माही को तुम चाहिए, वो चाहती ही नहीं कि तुम और राही एक साथ रहो। उसका बस चले तो वो तुम दोनों का डाइवोर्स करा ले और खुद तुम्हारी बीवी बन जाए। जब बिजनेस नहीं आता तो ऑफिस क्यों ज्वाइन किया? प्रेम, वो तुम पर डोरे डालने के लिए तो ऑफिस ज्वाइन किया है। अभी भी संभालो अपने परिवार को। तुम ख्याति के जूते खाने के लायक ही हो। माही हंसना भूल गई है, वो तो तुम्हारे पति को हासिल करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। ये होती है माँ, जो इतना दर्द और अपमान सहने के बाद भी सिर्फ आशीर्वाद ही देती है। प्रेम राही का पीछा करना, उनके पीछे जाना, उन्हें आशीर्वाद देना। कचरे के ढेर के पास भी बैठ गई, फिर भी नहीं देखा कि वो कहाँ बैठी है। और तुमने क्या कहा राही कि माँ आप अहमदाबाद कभी मत आना। लो, प्रेम की सेल्फी में अनुपमा भी आ गई। तुमसे पहले तो तुम्हारी मम्मी ही फोटो में पहुंच गई अहमदाबाद। इसे कहते हैं कान्हा जी की लीला। बेटी माँ को श्राप देती है और माँ बेटी को फूल देती है और दुआ भी देती है। नालायक लड़के ने फूल फेंक दिए, अब अनु ये फूल को भी संभाल कर रखेगी। कौन सी बेटी माँ को मरने के लिए बोल सकती है? ये तो राही पाखी से भी गई गुजरी निकली। बदतमीज लड़की, आज जिस माँ को ठुकराया ना, एक दिन इसी माँ के लिए तरसोगी तू। राही, अभी तक अनु आर्यन की डेथ और इल्ज़ाम के सदमे से अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आई, और राही ने अनु की बेइज्जती करके उसे और दुख और गिल्ट देकर चली गई। कौन से शो में माँ के साथ एक बेटी इतना नफरत करती है बताओ?
बाप का घर तो बसने नहीं दिया, अपना घर बसाने चली है। मम्मी कहती है बट मम्मी पर ही विश्वास नहीं है। इतना अपमान आज तक किसी भी सीरियल में किसी माँ का नहीं हुआ होगा जितना अपमान यहाँ पर अनु का हुआ है। अनु को कोसना बंद करो। सीरियल में सबके सब अंधे हो गए हैं क्या? कोई नहीं देख पा रहा है कि अनु निर्दोष है? हाँ बेटा, बस तो तेरी माँ की ही गलती है ना, तो इनकी ज़िंदगी में ना आती तो अनु के साथ ये सब नहीं होता। चुप रही, अनु की वजह से नहीं, वो खुद आर्यन ने मना किया था बताने के लिए। जितना एक लेडी को इस सीरियल में बेइज्जत किया है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। सिर्फ इंसल्ट, कभी बच्चों से, कभी सास से, कभी कोठारियों से, तो कभी आउटसाइडर से। रेडिक्यूलिस, ये लड़की मरते दम तक नहीं सुधरेगी। इसके जब अकल आएगी और वो अनु से माफ़ी मांगने आएगी तो अनु को माफ़ नहीं करना चाहिए, ना ही मिलना चाहिए। एहसान फरामोश की देवी राही खुद को क्या समझती है? एक तो उसने सबके सामने अपनी माँ का साथ नहीं दिया, ऊपर से खुद भी ब्लेम करने लगी और बोलती है आपने मेरी लाइफ खराब की। सबसे खराब बेकार बेटी का अवार्ड तो राही को ही मिलेगा। जब ख्याति ने बर्थडे खराब किया तब तो ये चुप थी। अनु की लाइफ में ऐसी मनहूस लड़की आई है, जब से आई तब से ये दोनों एक साथ चैन से नहीं रह पाए। इसने आकर इन्हें बर्बाद कर दिया। राही टू मच। अनु ने कभी खान के नीचे सितार बजाया होता तो अक्ल ठिकाने रहती। बाकी का तो फिर भी दिया, पर इसे कभी नहीं। पहले अनुज ने माई कीड़ो कहकर बिगाड़ा था। बच्चे को टाइम पर रियलिटी चेक देना होता है। बिना किसी गलती की सजा मिलने पर इंसान ऐसे ही हो जाता है। कब तक अनु अपना अपमान करवाएगी? अनु, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं बची है। क्यों इस सेल्फिश लड़की के आगे हाथ जोड़ती है? जब छोटी थी तब और अब भी हाथ जोड़ती रहती है। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा। कृपया अनु को हमेशा अपमानित करना बंद करो। किसी और के बच्चे को लाना ही नहीं चाहिए। घटिया रही। हर कोई अनु को जोर से धक्का मारते हैं। ये वही ससुराल है जो शादी के पहले फंक्शन में उसका रियल बाप आया और माया का बताया। तो ये वही ससुराल है जिन्होंने तुम्हें गंदा खून बोला और ये शादी नहीं होगी। यही कहा था ना? क्या इसकी औकात थी ये शादी नहीं होती? अगर अनु नहीं होती तो इस नामुराद को कान्हा जी का दर्जा दिया अनु ने। भैर की जूती को सिर पे बिठाया तो अपना रंग दिखाएगा ही। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये तो राही ही सारे फसाद की जड़ है। पहले तो मान को अलग किया, फिर खुद भाग गई, उसके बाद जबरदस्ती गले पड़ गए और अब। बहुत करेक्ट कहा ख्याति जी आपने, और दिल से आपने कहा है कि राही सिर्फ ख्याति के जूते खाने के लिए ही बनी है। बिल्कुल सही है। आपने ये भी कहा कि जो अनुपमा जैसी माँ का क्रेडिट नहीं समझ पाई, अनुपमा को नहीं समझ पाई, जिसको अनुपमा जैसी माँ मिली उसको ख्याति मिली है, तो बहुत सही है। जिसने अनुपमा की कदर नहीं की, तो बहुत सही है आपका रिव्यू ख्याति जी, बहुत अच्छा और बहुत ही आपने दिल से अपनी बातें कही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हमें पता था कि राही जो है अपनी माँ की बेइज्जती करेगी ही करेगी। पर ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने तो वहीं तक देखा जहाँ तक वो उसको राही उसको वो कह रही है कि अब आपकी कोई गलती नहीं थी, और अचानक से इसका कैसे सुर क्यों बदला? अभी तो उसको कहती कि आप मुझे मिल गई, मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिल गया और आपकी कोई गलती नहीं है, और एकदम से कि फिर या तो ये अनुपमा का सपना रहा है। उसके बाद जो उसने राही ने उसको उसकी बेइज्जती शुरू करी है, और ख्याति ने वो कर रही है, वो बता रही है कि पराग कोठारी ने ऑफिस जाना बंद कर दिया है, और मतलब जो 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 उसने मतलब जो उसको नहीं कहना चाहिए था वो भी उसने सब कह डाला है। खैर, राही जैसी बदकिस्मत बेटी और कर भी क्या सकती है, क्योंकि उस भगवान ने तो उसको जो है अनुपमा के रूप में अपना आशीर्वाद ही भेजा था। अब उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है या कुल्हाड़ी पे पैर मारने हैं, ये तो राही की अपनी वो है।
इच्छा है, जो कि मतलब वो कैसे भी करे, उसकी मर्जी। और इतना उसको इतनी अच्छी माँ मिली, जो उसको बेबली बेबली करते करते थकती नहीं है तो, और वो उसको ठोकर मार रही है। बदकिस्मत नहीं है तो और क्या है ये। और इधर ये प्रार्थना किंजल के साथ डॉक्टर के पास गई है, और अभी डॉक्टर ने उसको सिर्फ ये शक जाहिर किया है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और प्रार्थना जो है अब इस बात के लिए राज़ी नहीं है। और ये तो जब उसने फ्लैशबैक में पहले हमें दिखाई चुका था, बताया था प्रार्थना ने कि वो उसके साथ उसने बदतमीज़ी की थी, ज़बरदस्ती की थी। तो उसके बाद फिर उसने मारने की कोशिश की थी बेल्ट से, तो उसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। और वो कहती कि मैं इसके गौतम जैसे राक्षस के बच्चे को जन्म नहीं देना। बिल्कुल सही, क्यों दे? अगर बच्चा बड़ा होकर इस अपने बाप जैसा निकल गया, चाहे माँ कितना ही फिर कर ले उसके लिए, तो लेकिन जो है अगर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो बच्चे में बाप की आती ही हैं, या मतलब कुछ ना अपने जो चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो भी हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ बच्चे में आती हैं। अगर बच्चे में गौतम की क्वालिटीज़ आ गई तो बच्चा तो ये तो इसकी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब है प्रार्थना की, और ख़राब हो जाएगी, और इसलिए वो इस बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहती। और उधर लेकिन ये गौतम हर जगह प्रार्थना पर अपनी नज़र रखे हुए है, और उसके हाथ से वो जो उसका जिसमें कागज़ है उसमें ये उसमें से कागज़ उड़ के पहुंच गया है, उसकी गाड़ी पे चिपक गया है, और ये कह रहा है कि इसको पता नहीं कि मैं इस पे नज़र रखता हूँ। वो तो खैर घटिया आदमी है तो घटियापन अपना दिखाएगा ही ना, इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद कर भी कैसे सकता है। और अब तो ये खैर जब प्रार्थना उसके साथ रहती नहीं तो ये उस पे किस पे अपना वो करेगा, किस पे अत्याचार करेगा, किसको अपना टारगेट बनाएगा, किसको इतना वो मजबूर करेगा। और खैर अभी राही ने प्रेम वो कह रहा है कि प्रेम आने वाला है, तो वो उसकी एक झलक देखने के लिए अनुपमा बेचैन है, लेकिन उसने भगा दिया है। और अनुपमा जब उसने राही ने पीछे मुड़ कर देखा तो अनुपमा कहीं छुप गई है, और छुप के वो प्रेम को देख रही है। उसने एक बच्चे के हाथ 2 फूल भिजवाए हैं उसके लिए, राही और प्रेम के लिए, और जिसे राही ने टैक्सी में बैठते टाइम दोनों फूलों को फेंक दिया। अरे इतना भी क्या ये गुमान में रहना है कि अगर माँ ने 2 फूल दे दिए, अगर तुम वो फूल संभाल के रख भी लेती तो कौन सी ऐसी आफत आ जाती, पर नहीं, उसको तो अपनी नफ़रत दिखानी है। लेकिन जिस दिन अनुपमा का सच सबके सामने आ गया कि जो है इसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, तब ये फिर इसका तो वही ना, इसका तोशू का पाखी का सबका एक ही तो पैटर्न रहा है, गलती करो माफ़ी मांगो, माँ का दिल दुखाओ फिर माफ़ी मांगो, फिर उससे बड़ी गलती कर दो, और जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह जाओ, उसके बाद फिर सॉरी बोल दो, क्योंकि पता है कि अनुपमा तो माफ़ कर देगी, लेकिन कब तक माफ़ करे। अब तो जो है अनुपमा को वो कठोर बन जाना चाहिए, बिल्कुल कठोर, पत्थर जैसा पत्थर दिल हो जाना चाहिए अब तो, नहीं तो ये जो है ये इनके लिए पायदान से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी कि वैसे वो लोग आए पैर पोंछे और आगे बढ़ जाएं। और जो है अगर अब इसमें ये वैसे तो सबके लिए ये अपनी आवाज़ उठाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और कहती है कि अब आत्मसम्मान से बड़ी कुछ चीज़ नहीं है, तो ये क्यों इनके आगे बिछी रही है, क्यों ये राही के आगे बिछ रही है इतना, क्यों? जब राही उस चाहती ही नहीं कि अनुपमा उसके जीवन में रहे, तो क्यों रहना उसके जीवन में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना हो सकता है कि ये इस बच्चे का बाप अंश को बता दे, और ये अंश से पहले बात कर ले, वो कह दे कि मैं इस बच्चे को शायद जब तक कंफर्म हो जाएगा
उसके बाद वो कह देगी कि ये तो अंश का बच्चा, और अंश भी उसके लिए राजी हो जाएगा। तो ये में भी ऐसा हो भी सकता है। और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सरप्राइजिंग तो था सुजाता जी, और आई थिंक कि अभी तक तो आप समझ गई होंगी, क्योंकि आपके रिव्यू में है, तो मैं इसको जरूर कहूंगी कि ये अनुपमा का सपना था। अनुपमा राही के गले लगी, उसको यही लगा कि ये मेरी बेटी है, और मेरी बेटी मेरे से यही पूछेगी कि 8 महीने में क्या हुआ, मैंने आपको कितना मिस किया, मम्मी आप कैसी हैं, ये सब उसने सोचा था, और वो उससे बिल्कुल उल्टा निकला। उसने, बेटी ने गले तो लगाया मगर साथ के साथ धक्का भी दे दिया, उसका सपना भी तोड़ दिया। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। शिकायतें बहुत है राही के साथ, आपकी भी, सबकी शिकायतें हैं, तो जायज है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और अब सुनते हैं सुजाता जी का और ख्याति जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अब पता चला अरमान को कि जब बेटी दूर हुई तो कितना तड़प रहा है, और एक बार भी अभी भी उसे अभिरा की याद नहीं आ रही है कि उसने क्या किया है। सच में अरमान जैसा सेल्फिश इंसान तो आज तक नहीं होगा। इतना घटियापन कि बेटी खो गई, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा है कि उसने भी अपनी बेटी को अभिरा से दूर किया है। लेकिन अभिरा वाला फ्लैशबैक तो उसे याद ही नहीं आ रहा है, और आएगा भी कैसे। उसे तो यही लगता है कि अभिरा खुश है, उसी की वजह से मेरी बेटी खोई, लेकिन उसी की वजह से तुम्हें तुम्हारी बेटी भी मिली है। आज जो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है ना, वो उसी की मेहरबानी है। खुद तो शराब के नशे में रोड पे घूम रहे थे बेटी को ढूंढने के बजाय, और अभिरा वहां पे एक माँ होकर सब जगह पोस्टर लगा रही थी अपनी बेटी के, और फोन नंबर लिख के रखा था उसने। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी बेटी मिली है। लेकिन ये एहसान फरामोश है, ये कभी नहीं सोचेगा अभिरा के बारे में। अब गया है, देखते हैं कि दरवाजे के सामने अरमान और गीतांजलि ही है या फिर कोई और है। और ये मायरा भी कुछ कम नहीं है। जो दोस्त ने कहा वो याद है कि बार बार मम्मी बोलोगी तो आज नहीं तो कल तुम्हारी मम्मी बनी जाएगी, लेकिन तुम जिसके घर में आई वो खुद तुम्हारी मम्मी है। और आज वो सारे गिफ्ट गिर गए 7 साल के, उसने जो जमा करके रखे थे हर एक साल का। ऐसे ही जैसे एक माँ अपना बच्चा भी संभाल के रखती है और उसके गिफ्ट्स भी। लो, बेटी घर में आई और गाना भी बहुत बढ़िया था। मेरे घर आई एक नन्ही परी, और वाह माता रानी का इशारा तो देखो, और कान्हा जी का, कि उसी के हाथ से वो डब्बा गिरा पेंट का, और पूरे घर में उसके कदम पड़े छोटे छोटे महालक्ष्मी के। और पंखा गिर गया, टेबल पे जो रखा था वो गिरा दिया, और यही भागने में वो गिफ्ट वाला कबर्ड भी खुल गया। और दादी सा, ये आप ही की पोती है, इसीलिए उसे आप तूफान बुला रहे हैं, जैसे पहले अमीरा को बुलाती थी। और क्या कान्हा जी की लीला है, बेटी मिली भी तो बॉक्स में, जिस बॉक्स में उसने रखा था उसे निकालती है बाहर और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब कहती है कि बैड अंकल मेरे पीछे पड़े थे और मैं हाइड एंड स्टिक खेलने में सबकी नानी हूँ, इसलिए वो मुझे पकड़ नहीं पाए। दादी सा और विद्या को प्यार आ रहा है अपनी पोती पे, और दादी सा परेशान है। लेकिन बाद में दादी सा और उसकी थोड़ी सी सही दोस्ती तो हुई जब उसने कहा कि मैं बूढ़ी नहीं हूँ आप बूढ़े हो, विद्या को कहती है। तब वो कहती है देखा तुमने भी वही कहा। तब वो कहती है आप भी तो वही हो, सीनियर सिटीजन। सच में बहुत ही क्यूट सीन था वो वाला। इसलिए वो अबीरा को कहती है कल से तुम विद्या को कोई तो भी नाम दिया वो बुलाओगी। तो वो अबीरा में भड़क रही, कल से खबरदार। तो बोले मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने बोला भी नहीं, आप मुझे ही डांट रहे हो। तब मायरा का हंसना, और अब वो उसे जो कहानी सुनाने वाली है वो उसी की कहानी है, जिस तरीके से उसने बच्ची को छोड़ा वो बताएगी वो।
अब देखते अरमान ही वहाँ पे है या कौन है, लेकिन सच में अब वो नूडल्स भी खाएगी जो उसके पापा ने आज तक नहीं खाने दिया। अब देखते हैं ये खिचड़ी खाती है या नहीं। वो कहती है एक ही दिन में सारे जंक फूड खिला दिए पापा ने, तो मेरे पापा नहीं खिलाते हैं, लेकिन हम बाहर आए इसलिए खा रही हूँ, नहीं तो घर में तो घर का ही खाना देते हैं। तो फिर से अबीरा को याद आया कि अगर अरमान भी होता तो इसी तरह अपनी बेटी को बाहर का खाना नहीं खाने देता। हर बात में अबीरा को अरमान को याद करती है, लेकिन अरमान के मुंह से आज तक अबीरा का नाम नहीं निकला। और यहाँ पे पुलिस से बदतमीजी कर रहा है। ऑन ड्यूटी पुलिस के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि अरमान तुम कर क्या रहे हो? खुद वकील हो ना। आज तो उसके मुंह से निकल ही जाता जब वो पुलिस को धमकी देता है कि तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं अरमान। पौधर बोलने वाला था लेकिन चुप हो जाता है। और गीतांजलि को थोड़ा बहुत शक तो हुआ। फिर उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने उसे उस घर का पता दिया जहाँ पे उनकी बेटी है। लेकिन यही दौड़ा भागी में अबीरा का फ़ोन बंद हो जाता है, या फिर उसने विद्या का नंबर दिया है, क्योंकि फ़ोन तो उसी का बंद दिखाया है गिरने की वजह से। अब देखते हैं, लेकिन सच में गीतांजलि को थोड़ा शक तो हो रहा है। अरे गीतांजलि, वो अरमान पौधदार है और एक बहुत बड़ा वकील है। और अरमान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी अबीरा बहुत बड़ी वकील बन गई है? जाकर देखो उसकी क्या हालत है। गीतांजलि ने भी पूछा कि क्या आप इस शहर को जानते हैं, यहाँ पे आप किसी को जानते हैं? वो जानता है कि कहाँ, वो तो खुद यहीं पे पैदा हुआ है। गीतांजलि यहीं पे बड़ा हुआ है, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, उसकी पत्नी भी यहाँ पर है। लेकिन अरमान को अभी भी एहसास नहीं है अपनी गलती का, और क्या कहता है कि वो लोग ने फ़ोन नंबर दिया और जानबूझ के स्विच ऑफ कर दिया। कोई ऐसा करेगा क्या? तुम्हारी बेटी तो बहुत तूफान महल है, तो तुम्हें तो समझना ही चाहिए कि कहीं पे गई है तो बदमाशी तो करेगी। और अब तुम्हारी एक एक सांस तुम्हें भारी पड़ रही है। और यही हाल अबीरा का था जब तुम उसे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारे लिए बेटी सब कुछ है, और अबीरा कौन है? ये जो खुशी मिले वो सिर्फ उसी की वजह से मिल ली है, वरना तुम आज भी बाप नहीं बनते। ऐसे ही रहते दोनों साथ में बिना बच्चे के। तो तुम्हें तो शुक्र मानना चाहिए अबीरा का, लेकिन तुम नहीं मानोगे। तुम्हारे अंदर अक्कड़ बहुत है ना। तुम्हारा ईगो इतना बढ़ गया है कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता है। अंधे हो चुके हो तुम। माँ बेटी को जुदा। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अबीरा ने उसको मायरा को बाहर बुला लिया है, और वो अनजाने में उसने ये भी कहा है कि मैं आपको छोड़ कर चली गई थी इसलिए आप मुझसे नाराज़ हो। वो तो पूकी समझ के लेकिन वो नहीं जानती कि ये असलियत में उसकी पूकी ही है। और इधर अरमान परेशान हो रहा है। वो पुलिस स्टेशन में आया है, तो वहाँ पहले तो उसने कहा कि मेरी बेटी खो गई है, मुझसे भाग गई है। अरे तो कम से कम जो है अपने गुस्से पे ज़रा काबू तो रख लो। पर अपने गुस्से पे काबू है नहीं। वो तो हमेशा से इसका यही तो रहा है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, उसके बाद फिर पछताना। पहले अबीरा के साथ करता था, अब पूकी के साथ कर रहा है, यानी मायरा के साथ कर रहा है। उधर वो उसने खैर उसको अपने घर ले आई और उसने अपना नंबर दे दिया है वहाँ जहाँ पे वो कल्चरल फेयर था। और आज इसने अंशुमन ने जो तानी को बोला है वो बिल्कुल सही है कि जो है आप जो इतना वो है, इतने रिच है, और तो इसलिए वो कृष तेरे को इतना झेल रहा है। और नहीं तो कल को हो सकता है कि कृष तेरे साथ ऐसा ही करे जैसे उसने अपने इनके साथ, नानी के साथ करा। बिल्कुल सही बोला। आज तो अंशुमन की एक एक बात बिल्कुल सही थी, और क्योंकि है भी ऐसा ही, वो सिर्फ और सिर्फ इनके पैसे के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। और आज उसने जिस तरह से अंशुमन ने ये कहा कि ये अपनी माँ तक से तो ठीक से बात करता नहीं है, तो तेरे साथ कैसे? तो लेकिन अभी तो तानी के आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है कृष के।
जिस दिन ये पट्टी उतरेगी उस दिन ये बड़ी बुरी तरह से मुंह की खाई। मुझे तो खैर लगता ही नहीं है कि इनकी शादी होगी भी, उससे पहले ही ये पट्टी उतर जाएगी उसकी आंखों से, क्योंकि क्रिश का असली चेहरा उसके सामने आ जाएगा। और ये उसको मायरा को लेके घर आ गए हैं और उसके पैरों से जो है वो निशान बन गए हैं। और जैसे ही वो अंदर घुसी है कुछ ना कुछ तो बिखरना शुरू हुआ है। कभी पंखा गिर गया, कभी उससे गिफ्ट गिर गए कुछ। और जब अरमान ने उसको कॉल किया है तो फ़ोन गिरने की वजह से उसका वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जो है अरमान गुस्से में और पागल हो जा रहा है। और वो जब पुलिस से उलझाए तो उसने अपना असली नाम बताते बताते वो रुक गया कि मैं तो अरमान पोतार हूँ। तो लेकिन अब गीतांजलि को थोड़ा थोड़ा जो है शक होने लगा है कि ये कुछ तो छुपा रहा है। और किसी को उसने फ़ोन किया और उससे हेल्प मांगी है, तो उसने उसका मतलब वो कर दिया है, उसका नंबर देके और उसका एड्रेस ढूंढ के दे दिया है। उधर किसी तरह से वो अभीरा उसको खाना खिलाने की, लेकिन आज मायरा ने झूठ बोल दिया है कि गीतू उसकी माँ है, जबकि अरमान ने क्लियरली उसको कहा था। अब वो लेकिन एक उसका डायलॉग बड़ा प्यारा था कि मैं कोई इरेजर थोड़ी ना हूँ जो मैं इनका कन्फ्यूजन को मिटाती रहूँ। ये बाकी तो उसके डायलॉग्स थे भी बड़े प्यारे, पर ये लेकिन ये बड़ा मज़ेदार था। और उसके लिए वो खिचड़ी लेकर आई है और खिचड़ी खिला रही है। और उधर दोनों भी विद्या जो है और कावेरी खुश तो हैं। और वो कहते तुम मुझे कैप्स बोलो और इसको विड्स बोलो। तो उसको ये अभीरा को कह रही है, तो कह रहे वो कह रही है खबरदार जो तुमने मुझे, मैं तुम्हारी कुटाई करूँगी। तो कह रहा मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं और आप कुटाई पहले कर दो। तो अच्छा था आज का एपिसोड। और ये अरमान का तो खैर बिहेवियर अभी हमें समझ के बाहर है। वो इंस्पेक्टर से उलझ रहा है, कहीं बड़ा हाइपर हो रहा है। तो तुमने एक बार भी खुद की जगह अभीरा को रख के देखा है? उस पर क्या बीती होगी? उसने ये 7 साल कैसे जो है काटे होंगे? सोचा है इस बारे में? काश कि जो है तुमने ये इन सब चीज़ों को सोच लिया होता। और उसको सब कुछ याद आ रहा है पुकी का। और रिकैप में जो हमें ये दिखाया गया था कि वो दोनों अभीरा और पुकी बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो राजा आ गया तो क्या रानी उसको माफ़ कर देगी? और अभीरा जो है इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई है। और बैल बजी है तो अभीरा ने जो है गेट खोला है। अब देखते हैं वहाँ पे वो अरमान है या कोई और है, वो आगे पता चलेगा। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। अभीरा के पास पहुंच गई है उसकी पुकी, मगर अभी तक दोनों को पता नहीं है कि क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, मगर बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.